क्रांतिकारी सलाम आप सभी साथियों को। मेरा नाम क्रांति है और आप देख रहे हैं विजडम डीएलएड क्लासेस। आज की इस क्लास में आपकी क्लास 17 होने जा रही है, जिसके अंतर्गत हम आपका सब चैप्टर 4 खत्म करते हुए नजर आएंगे, जिसमें आपका नाम है उसका वर्ब और टाइप ऑफ वर्ब इसके अंतर्गत हम कवर करते हुए नजर आएंगे। और इससे पहले मैं कौन कौन सी चीजें खत्म करा चुका हूं वो एक बार हम संज्ञान में ले लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें अभी तक खत्म कर ली हैं। सबसे पहले हम आपका जो नाउन है, नाउन खत्म कर चुके हैं, प्रोनाउन खत्म कर चुके हैं, एडजेक्टिव हम खत्म कर चुके हैं। आज आपका वर्ब खत्म होगा और आने वाले दिनों में आपका एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन भी खत्म करते हुए नजर आएंगे। सब चैप्टर आपका ये पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच जो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। और अभी हम आपका वर्ब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वर्ब आपका हेडिंग डालते हैं। आप अपनी कॉपी ले लीजिए, कॉपी पे लिखिए वर्ब हेडिंग। ठीक, वर्ब, राइट, VER, ठीक, VERV, वर्ब अर्थात क्रिया। ठीक, ये हम बहुत लंबे समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम सभी को पता होगा कि वर्ब क्या होती है। जिन शब्दों से किसी कार्य का होने या करने का बोध होता है उसको हम क्रिया कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से कि फ्रॉम सच वर्ड वी नो टू दैट दैट वर्क इज डन और नॉट इज नोन एज वर्ब। ठीक, ये आप इंग्लिश में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, जिससे किसी कार्य के होने या ना होने का पता चलता हो वो हमारा क्रिया होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज जानने वाली है कि आपका सब्जेक्ट होता है प्लस आपका वर्ब होता है और आपका होता है ऑब्जेक्ट। ठीक, ये आप हमेशा याद रखिएगा कि आपका ये वर्ब जो होता है वो आपका एक तरह से इंजन का काम करती है सेंटेंस में। एक सेंटेंस में अगर आपका वर्ब नहीं होगा तो वो आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। आपको अगर सेंटेंस कंप्लीट करना है तो आपको वर्ब देना ही पड़ेगा। बाकी ये आपके टायर हैं, आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ये टायर की तरह काम करते हैं। आपका इंजन जो है वो वर्ब है। अब इंजन जो है, हमने इंजन की अगर हम बात करें तो इंजन हमारे दो टाइप के होते हैं, मतलब वर्ब हमारी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी टाइप की होती है समझ लेते हैं। ये हमारी जो होती है वर्ब वो होती है मेन। इसको हमने दो भागों में बांटा है, मेन वर्ब और मेन वर्ब, और ये हमारा होता है इसको हम बोलते हैं आपका ऑक्सिलरी। ठीक, या हेल्पिंग वर्ब। इसको एक तरह से हेल्पिंग वर्ब में बांटा गया है, हेल्पिंग वर्ब। अब दो भागों में बांटा गया। अब जो मेन वर्ब होती है, जैसे आपका रनिंग हो गया, रनिंग हो गया आपका, ठीक है, या फिर आपका कोई भी हो सकता है, और भी चीज हो सकता है, वॉक हो सकती है आपकी, ये आपकी मेन वर्ब के उदाहरण है। अब इज, एम, आर, ये आपके हेल्पिंग वर्ब के उदाहरण है। अभी तक सबको समझ में आ गया कि वर्ब क्या होती है। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है वो आपका वर्ब है। वर्ब को दो भागों में बांटा है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब मतलब आपका वर्ब के अंदर बेसिकली वर्ब हमारी एक इंजन है, इंजन को दो भागों में बांटा गया, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये मेन वर्ब जो है, इस मेन शब्द से पता चल रहा हो, ये हमारा मेन इंजन है और ये हमारा हेल्पिंग इंजन है, मतलब ये इस वाले इंजन को हेल्प करने का काम करेगा। ठीक, अब उदाहरण के लिए देख लेते हैं, एक बार हम एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं इसमें। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल लिया हमने, निशा इज गोइंग, निशा इज गोइंग टू आगरा। ठीक, पहला एग्जांपल लिया। दूसरा एग्जांपल लिया हमने, निशा वांट टू आगरा। ठीक, ये हमारा दूसरा एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, निशा इज इन आगरा। ठीक है, ये आपके तीन एग्जांपल हो गए। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है। समझने वाली बात ये है कि ये जो हमारा पहला एग्जांपल दे रखा है, ये इसमें ये जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये गोइंग जो है हमारा मेन वर्ब है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब का एग्जांपल हुआ। मतलब ये हमारा सेंटेंस जो है वो सुपर वर्ब का हो गया। मतलब सुपर मतलब कहने का मतलब इंजन के साथ में हेल्पिंग वर्ब लग रहा है तो बहुत ऊपर मतलब चला गया ये सेंटेंस। ठीक है, अब ये इसमें ये वांट आ गया, इसमें हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा मेन वर्ब का एग्जांपल हो गया। ठीक है, इसमें आपको कोई मेन वर्ब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है लेकिन खाली आपका इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का एग्जांपल हो गया। उम्मीद करता हूं आपको मेन जो चीज मैंने आपको यहाँ पे बताने की जो प्रयास किया है वो आपको पता चल गया होगा। ठीक, आगे समझ में। अब एक और चीज मैं बताता हूँ मेन वर्ब का इंपॉर्टेंस। ये जो आपका मेन वर्ब है, ये इसमें हिंदी में जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें लास्ट में ना का उच्चारण हमें मिलेगा हमेशा।
आप मेन वर्ब को अगर जब भी आपको तलाशना हो ना, तो मेन वर्ब में हमेशा ना शब्द का उच्चारण हमको मतलब प्राप्त होगा। जैसे आप खाना हो गया, नहाना हो गया, ठीक है, उसके बाद में चलना हो गया, ठीक, चलने का मतलब वॉक हो गया, वॉकिंग हो गया, ठीक है, इंग्लिश में नहाना का मतलब बात हो गया, ठीक, खाने का मतलब ईटिंग हो गया, ईट, ईटिंग, एट, ये सब है। लेकिन अगर हम हिंदी में उच्चारण करेंगे तो हमको ना शब्द की प्राप्ति होगी, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा ये हमारा मेन वर्ब का मतलब एग्जाम्पल है ये, ठीक। ये हमें मोटा मोटी समझ में आ गया। अब मेन वर्ब, इस मेन वर्ब को भी इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला आपका आता है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा आपका इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। मतलब कहने का आपका ये सकर्मक क्रिया के बारे में बात कह रहा है, सकर्मक क्रिया, ये आपका अकर्मक क्रिया, ठीक है। आपका ये आपका हिंदी में जो आपने पढ़ा अब तक पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। अब एक बार हम डिटेल में जो हमने आपकी पीपीटी तैयार करी है उससे एक बार पढ़ लेते हैं, जिससे हमारी जो भी चीजें होंगी वो इसमें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। ये डेफिनेशन आपकी इंग्लिश में जो वर्ब में लिखने की मतलब एक जो बुकिश लैंग्वेज जो होती है वो मैंने ली हुई है, क्योंकि हम आपको देसी भाषा में समझा तो रहे हैं, लेकिन हमको बुक वाली लैंग्वेज भी पढ़ना जरूरी होता है, जिससे हमें पता चलता रहे कि क्या क्या चीजें इसमें मतलब जो किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। चलिए, अ वर्ब इज अ वर्ड, अ वर्ब जो है एक तरह का वर्ड है दैट जो डिस्क्राइब करता है व्हाट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताया, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सॉरी यहाँ पे वर्ब आएगा प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? बेसिकली सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ अ सेंटेंस इज डूइंग। मतलब सब्जेक्ट आपका क्या कर रहा है, वर्ब कैन इंडिकेट, वर्ब जो इंडिकेट करता है किसी भी फिजिकल और मेंटल एक्शन को, मतलब दिमाग से किए गए कार्य को या फिर हाथों या शरीर द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उनके बारे में ये बताता है। अकरनेस मतलब प्राप्त होना है, घटनाओं का होना, ठीक, स्टेट ऑफ बीइंग इसके बारे में आपका ये बताता है। मैंने आपकी यहाँ पे जो हमेशा जो चलन में आपकी भाषा है उसको लिया हुआ है, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या होने का, किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे वर्ब, वो वर्ब कहलाती है। उदाहरण के तौर पर गो मतलब जाना, लर्न मतलब सीखना, ठीक, रीड मतलब पढ़ना, वॉक मतलब चलना, इज, आर, एम, हैज, हैव, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक। ये आपका मेन वर्ब, यहाँ तक आपका मेन वर्ब के एग्जांपल्स हैं, ये आपके हेल्पिंग वर्ब के एग्जांपल है। ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया। एग्जांपल के तौर पर, ठीक, एग्जांपल के तौर पे आपका ये सामने दिख रहा है आपको जेफरी, ठीक, ये आपका जेफरी दिख रहा है, ये जेफरी बिल्ड अ हाउस, जेफरी ने एक हाउस बिल्ड किया, तो आपका बिल्ड जो है वर्ब हो गया। इज थिंकिंग, इज आपका हेल्पिंग वर्ब और थिंकिंग आपका मेन वर्ब, तो ये आपका वर्ब एग्जांपल। एग्जिस्ट आपका वर्ब का एग्जांपल, ट्रू लव एग्जिस्ट, ठीक। अनीता इज थिंकिंग अबाउट हॉर्स, थिंकिंग आपका मेंटली है, बिल्ड मतलब फिजिकल है, एग्जिस्ट मतलब फिजिकल है, तो ठीक है। लव एग्जिस्ट ये आपका मेंटली है, सॉरी ये थर्ड वाला आपका मेंटली, वही हमने यहाँ पे फिजिकल और मेंटल एक्शंस के बारे में बात करी थी, वही यहाँ पे हमें होते हुए नजर आ रहे हैं। ये सभी आपके वर्ब के एग्जांपल हो गए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वर्ब आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने आपको इससे सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था वर्ब को हमने दो भागों में बांटा है, मेन वर्ब और आपका हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में आपका जो आपका आता है सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब को हमने हिंदी में बताया सकर्मक क्रिया कहते हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हिंदी में हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब में आपका सबसे पहला आता है ऑक्सिलरी वर्ब भी। कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, जिसमें आपका इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड और इस तरह के कई और छोटे मोटे जो मतलब जिनसे मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जिनसे मतलब हम और आप इन शब्दों के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होती है उनको हम हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ठीक है। ये आपका समझ में आ गया। अब आपका दूसरा इसी के अंदर आता है मॉडल वर्ब। इनको मॉडल वर्ब क्या आता है, ये दोनों है ही कि हेल्पिंग वर्ब, बस डिफरेंशिएट कर दिया कि किस किस को हम क्या बोलेंगे, किस किस को क्या नहीं बोलेंगे। कैन हो गया, मे हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, कुड हो गया, इस टाइप की जितनी भी चीजें होती है ना, विल हो गया, ये सभी आपको मॉडल वर्ब के अंतर्गत आती है, ठीक। इनसे हमारा प्रश्न बहुत कम बनता है। ये हमारा मेन है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब आपका सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है, पहले एक बार हम समझ लेते हैं एकदम स्पष्ट तरीके से क्या होती है, ठीक है। आपका यहाँ पे हेडिंग डालेंगे ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया आपका ट्रांजिटिव वर्ब और सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में बात करा। एक बार हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं अलग से, जिससे हमारा समझ में आ जाए कि क्या क्या चीज होती है। सबसे पहले हमारा आप हेडिंग डाल लीजिए, जिन लोगों ने अभी तक
कॉपी खोल के अपना एक भी नोट्स नहीं बनाया, उन सब दरख्वास्त है भैया अपना नोट्स बनाते चलो साथ के साथ। ट्रांजिटिव हेडिंग डालो, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक, हिंदी में डाल लेना सकर्मक, सकर्मक क्रिया, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, ये किस टाइप की वर्ब होती है, ये ऐसी वर्ब है जिन्हें ऑब्जेक्ट, यहां पे लिखते जाइएगा, जिन्हें ऑब्जेक्ट की, यहां पे लिखना ऑब्जेक्ट की जरूरत होती, इन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ठीक, और जिससे सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग बताने में सहायता होती है। बेसिकली जिससे लिख लेना यहां पे, जिससे सेंटेंस कंप्लीट होता है, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पर मतलब एग्जाम्पल डाल लीजिएगा, राधा लव्स आइसक्रीम, ठीक, ये सी है आपका, ठीक, आइसक्रीम, ठीक, पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, CAUGST caught द बॉल, ठीक। अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब मैंने जो आपको बताई क्या, जिन्हें मतलब जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती हो, जिन सेंटेंसों में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती हो, वो वर्ब हमारी जो है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और आपको देसी भाषा में मैं एक चीज और बताता हूं, क्या लगाने पर, वाक्य में क्या लगाने पर उत्तर की अगर प्राप्ति होती हो, ठीक, उत्तर की प्राप्ति होती हो, ठीक, वाक्य में क्या लगाने पर, वाक्य में यहां लिखना, वाक्य में क्या लगाने पर अगर उत्तर की प्राप्ति होती है तो वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, ठीक। एग्जांपल के तौर पर राधा लव्स आइसक्रीम, तो राधा क्या पसंद कर दिया यार, राधा मतलब लव्स क्या पसंद कर दिया, तो हमें पता चल रहा है आइसक्रीम, ये आपका ऑब्जेक्ट है। आई कॉट द बॉल, मैंने क्या पकड़ा, कैच क्या पकड़ा मैंने, बॉल का, ठीक, बॉल पकड़ी, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब के उदाहरण हो गए। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। अब आपका इंट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब आपकी क्या होती है, जिसमें सीधी सीधी बात है, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े, ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े और फिर भी सेंटेंस जो है हमारा कंप्लीट होता हुआ नजर आए हमें, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े, ठीक, वो हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, वो हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में हमारा दे जम्प्ड, वे कूदे, हमें जरूरत ही नहीं है, वो कूद गए भाई, कूद गए, क्या कूदे, हमें पता है वो कूदे, ठीक, क्या लगाने वाला उसमें, मतलब कुछ है ही नहीं, क्या लगाने पर उत्तर की प्राप्ति नहीं हो रही है हमें, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया हमारा, ठीक। सी सैंग, वो गाती है, मतलब वह गाती है, ठीक है। द थीफ रेन, मतलब जो चोर है वो भाग गया, ठीक। तो ये सभी उदाहरण हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब के हो गए। उम्मीद करता हूं आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब जो है अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और अगर नहीं हुई है तो हम एक बार इसकी लैंग्वेज से गो थ्रू होते हैं जिससे हमारा क्लियर हो जाए पूरा। क्या कह रहा है, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब जो है एक तरह की वर्ब है दैट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने बताया एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है टू मेक सेंस एंड इंडिकेट द पर्सन और थिंग, जिससे वो इंडिकेट करता है किसी पर्सन और थिंग को, क्या, ऑब्जेक्ट दैट रिसीव एक्शन ऑफ द वर्ब, ठीक, समझ में आ गया। हमें ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब को एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वजह से उस सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करता है, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो किसी पर्सन को या उसकी से किसी विषय वस्तु के क्रिया या किए गए कार्य को दर्शाता है, वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया आपका कहलाता है, ठीक। अब आपको चलते हैं उदाहरण पे, उदाहरण आपका क्या होता है इसका, ठीक।
उदाहरण देखिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, द बॉय किक्स द फुटबॉल, द बॉय ये लड़का है, किक्स द फुटबॉल, इस लड़के ने मतलब फुटबॉल को किक मारी, ठीक। तो क्या लगाने पे हमें उत्तर की प्राप्ति हो रही है, द बॉय किक द फुटबॉल, लड़के ने क्या मारा, फुटबॉल को मारा। ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, फुटबॉल हो गया। किक क्या हो गया, वर्ब हो गया। बॉय क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक। यहाँ पे हमने डिटेल में लिखा भी है, हियर एक्शन डिनोट्स, एक्शन यानी कार्य, डिनोट बाय द वर्ब, वर्ब के द्वारा किया गया। वर्ब आपकी किक, पासेस ओवर मतलब पासेस ओवर फ्रॉम द ड्यूर और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास में मतलब सब्जेक्ट यानी बॉय, टू द ऑब्जेक्ट फुटबॉल, फुटबॉल पे। द वर्ब किक इज देयरफॉर कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब। इस वजह से जो वर्ब आपकी किक जो है आपकी वर्ब, वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ट्रांजिटिव वर्ब जो है ऑब्जेक्ट पर डिपेंड कर रही है कि आपकी अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है सेंटेंस के अंतर्गत तो वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। उदाहरण के लिए मैंने आपको यहाँ पे हिंदी में दे रखा है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। लड़का फुटबॉल किक मारता है, यहाँ क्रिया किक द्वारा निरूपित क्रिया करता या विषय लड़के से वस्तु फुटबॉल तक जाती है, इसलिए लात मारने वाली क्रिया को सकर्मक क्रिया कहा जाता है, ठीक। ट्रांजिटिव मीनिंग का मतलब होता है पास ओवर, ट्रांजिटिव का, ठीक। आपको अभी तक समझ में नहीं आया ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने यहाँ पे अलग से लिख दिया। ट्रांजिटिव का मतलब होता है पास ओवर, एक से दूसरे की तरफ मतलब किसी चीज को देना होता है। जैसे आप एक बॉक्स है उसको एक से दूसरी की तरफ दे देते हैं, अपने दोस्त से किसी दूसरे दोस्त को दिया तो वो पास ओवर होता है, पासिंग ओवर कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मैंने आपके कई सारे एग्जाम्पल लिए हुए हैं, यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक मैंने एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ठीक। आप इसको पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कैटरीना रेज हर हैंड, आप क्या लगाएंगे आपको उत्तर में प्राप्त होगा, क्या कैटरीना ने क्या खड़ा किया, हाथ खड़ा किया। वी गेव केविन अ वाउचर ऑफ फॉर हिज बर्थडे, हमने, वी मतलब हमने, गेव दिया कि केविन को, अभी यहाँ पे केविन को क्या दिया उसके बर्थडे पे, वाउचर, वाउचर मतलब गिफ्ट, ठीक। एंथनी बोरोड अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, एंथनी ने क्या उधार ली लाइब्रेरी से, बुक, ठीक। ऑब्जेक्ट आपका बुक। द डायरेक्टर बाइज हिज लंच, डायरेक्टर ने क्या खरीदा, लंच। सैमुअल बोरोड द मूवर्स, ठीक। सी गेव अ गिफ्ट। ये सारे जब आप क्या लगाएंगे, क्या लगाने पे आपको उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब पर। इंट्रांजिटिव वर्ब बोले तो आपका अकर्मक क्रिया, इसमें क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। ये आपका मूल है इन दोनों में डिफरेंस के लिए। इन एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब, आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब जो है एक तरह की वर्ब है दैट डज नॉट टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इन अदर वर्ड द एक्शन ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब इज नॉट डन टू समवन और समथिंग, उसका प्रभाव, इंट्रांजिटिव वर्ब के एक्शन का प्रभाव किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं पड़ता, ठीक। ये कह रहा है। इट इन्वॉल्व ओनली सब्जेक्ट, ये आपका सिर्फ सब्जेक्ट को ही इन्वॉल्व करता है। उदाहरण के तौर पर, ठीक, हिंदी में पढ़ लीजिएगा अपने तब। उदाहरण के तौर पर सारा लाफ, सारा हंसी, तो ये हंसने का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ रहा है, ठीक। हंसने का प्रभाव ऐसा नहीं कि हंसने का प्रभाव किसी और चीज पर पड़ रहा हो, ठीक। जैसे लड़के ने लात मारी, किस पे मारी, फुटबॉल पे मारी, तो उसके लात मारने का प्रभाव किस पे पड़ा, फुटबॉल पे पड़ा। सारा हंसी, सारा का प्रभाव हंसने का किसी पर नहीं पड़ा। तो ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल हुआ था। एक्शन ऑफ द वर्ब इज ओनली इन्वॉल्व, सारा, सारा ही इन्वॉल्व हो रही है और सारा का हंसने का प्रभाव किसी दूसरे पर नहीं पड़ रहा, तो वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। सारा एट एन एप्पल, सारा ने एप्पल खाया, तो एप्पल खाने का प्रभाव सारा पे पड़ा, किसी और पे नहीं पड़ा, तो वो किसी और पे नहीं पड़ा, तो मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल है। एट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, एट जो है आपका मतलब खाना, ठीक। द एक्शन ऑफ द वर्ब वाज डन टू समथिंग, एन एप्पल विच इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। शी रेन, वो भाग गई। द रन राइज, सूर उगा, ठीक। तो ये सभी चीजों में क्या है कि क्या लगाने पे तो हमें उत्तर की प्राप्ति नहीं हो रही है। दूसरा, उगने का, सूर्य के उगने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सेंटेंस में तो बताया ही नहीं है। वो भागी, भागने का प्रभाव किस पे पड़ा, किसी पे बताया नहीं है। तो ये सभी आपके इंट्रांजिटिव वर्ब के एग्जांपल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आपके जो दूसरे वर्ब आपके होती हैं इसी के अंदर, हेल्पिंग वर्ब के अंदर ही कुछ कुछ चीजें जो होती हैं आपकी, जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब में आपकी ये जो सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, इनके बाद कुछ कुछ चीजें आपकी और जो वर्ब होती है मेन, वो हम उसमें आपको फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब ये भी आती है, ये भी पढ़ लेते हैं क्या होता है फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के हम मतलब शुरू करते हैं, ठीक। अब फाइनाइट वर्ब मतलब फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जिनमें टेंस जो होते हैं उनके रूल्स लगते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या है, टेंस के रूल्स यहाँ पर लगते हैं, टेंस के रूल्स लगते हैं, वो हमारी वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है, ठीक है। फाइनाइट वर्ब कहलाती है, ठीक है।
डेफिनेशन पढ़ लेते हैं प्रॉपर, जो ये तो हमने ऊपर लिखी है वो आपकी देसी भाषा में लिखी है। अ फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब, एक वर्ग की वर्ब है दैट हैज अ टेंस, जिसके अंतर्गत टेंस होते हैं, सच एज, जिसके अंदर जैसे आपका प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, और भी आपको फ्यूचर टाइम, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इस टाइप के टेंसों का प्रयोग होता है। फाइनाइट वर्ब कैन बी द रूट ऑफ एन, आपका जड़ हो सकती है फाइनाइट वर्ब ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिए और वर्ब फ्रेज के लिए। ठीक, आपकी डेफिनेशन ये हो गई। हिंदी में पढ़ लेते हैं, जिन क्रियाओं का भूतकाल या वर्तमान रूप होता है उन्हें परिमित क्रिया कहते हैं। परिमित क्रियाओं का मुख्य क्रिया या तनावपूर्ण क्रिया भी कहा जा सकता है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है सेंटेंस में, कुल मिला के आप इंग्लिश वाला पढ़िएगा। ठीक है, कि वर्ब कैन बी रूट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज और वर्ब। ठीक, ये रूट मतलब आपका जड़ हो सकती है आपका फाइनाइट वर्ब, जिसकी वजह से आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज और वर्ब जो जन्म लेती है। बेसिकली आप ये समझिए ऊपर वाली देसी भाषा को। ठीक है, ये बुकिश लैंग्वेज आपको कंफ्यूज करेंगी ही करेंगी, लेकिन हमें मजबूरी में लिखना पड़ता है, क्योंकि आपके बुक में यही इसी टाइप की लैंग्वेज दे रखी है, तो इसको हमको भी लेना पड़ता है। लेकिन हम समझाने के लिए आपको देसी भाषा का प्रयोग करते हैं। जिन टेंसों में, जिन सेंटेंसों में टेंस का प्रयोग हो रहा है वो आपके फाइनाइट वर्ब है, बस इतना समझ लीजिए आप। जैसे उदाहरण के तौर पर ये आपका सी गोज, ठीक, वह जाती है, तो जाती जो है वो प्रेजेंट टेंस के बारे में, मतलब वी वेंट, हम जा रहे हैं, ठीक, या हम चले गए। ठीक, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। शी वॉज वेटिंग इन द रूम बिफोर ही केम इन। ठीक, डज योर ब्रदर नो माई ब्रदर, क्या तुम्हारा भाई मेरे भाई को जानता है? तो इसमें आपका क्वेश्चन मार्क आ रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में बात कर रहा है। रोहित कुक्स पास्ता, रोहित जो है पास्ता बनाता है। इस टाइप की सारी चीजों के बारे में हम फाइनाइट वर्ब के अंदर देखते हैं। ठीक, इसमें जिसमें सेंटेंस का प्रयोग हो रहा है। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब पर, जहां पर हमारे क्या कह रहा है, अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब form. A non-finite verb is a verb form that does not show tense. In other words, you cannot tell. In other words, दूसरे शब्दों में कहें, you cannot tell if a sentence is in the past tense. आप नहीं, मतलब इस तरह के सेंटेंस होते हैं जिसमें आप बता नहीं सकते कि वो पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में, बाई लुकिंग अ नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब को देखकर। Therefore, a non-finite verb is never the main verb in the sentence. जिसकी वजह से जो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो आपका जो है मेन वर्ब कभी नहीं होती है, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो आपके फाइनाइट वर्ब से ही मिलकर ही बनी हुई है। बेसिकली आपका क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब आपका फाइनाइट वर्ब से निकलकर बनी हुई है। इसमें आप सेंटेंस में आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस का पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, और इसी वजह से ये आपका मेन वर्ब नहीं होती है। ठीक, हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, गैर परिमित क्रिया एक क्रिया रूप है जिसमें काल नहीं दिखता है। दूसरे शब्दों में, आप किसी गैर परिमित क्रिया को देखकर यह नहीं बता सकते कि कोई वाक्य भूतकाल में है कि वर्तमान काल में है या भविष्य काल में। इसलिए एक गैर परिमित क्रिया कभी भी वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं होती है, वह एक परिमित क्रिया जो है परिमित क्रिया ही होती है। अब बात करें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, जो आपका देयर आर 3 टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, जो आपकी मतलब 3 टाइप की अब तो होती है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसमें आपको जिरंड आता है। हमने इसको जो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है इसको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहला आपको जिरंड आता है, दूसरा आपका आता है इनफिनिटिव, तीसरा आता है आपका पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल्स को हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, ये हमारा नहीं है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा आपके कोर्स में नहीं है तो सही, लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है, तो कोर्स में नहीं है तो क्यों डालना है इसमें। ठीक, देयर आर 2 टाइप्स, ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल्स। आप जिरंड की बात कर लें, तो जिरंड आपके जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसको पहचानने के लिए आप ये समझिए, लास्ट में अगर आईएनजी आ रहा है वर्ब के लास्ट में, तो वो आपका जिरंड नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, और टू शब्द का प्रयोग हो रहा है तो आपका फाइनाइट वर्ब के एग्जांपल हो जाते हैं। ठीक, अब इसमें पार्टिसिपल्स में क्या होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। सबसे आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, आपको दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। अब इसमें बेकिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, रनिंग हो गया, ये आपके प्रेजेंट होते हैं, वो इंसान गा रहा है, प्रेजेंट में बात हो रही है। तो जब भी इसमें आईएनजी वाले शब्द जाते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर हम इसको उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं। ठीक है, और पास्ट बेक्ड, संग, रन, जिससे हमें कार्य के समाप्ति का पता चल रहा है, वो हमारे जो है पास्ट पार्टिसिपल के उदाहरण होते हैं। उदाहरण के लिए मैंने एक अच्छे से एग्जांपल लिया हुआ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, आप यहाँ पे देखिए, जिरंड का एग्जांपल लिया हुआ, पार्टिसिपल का एग्जांपल लिया हुआ, और इन्फिनेटिव का एग्जांपल आपका लिया हुआ है। ठीक है, वो जो मैं आपका तीसरा बताया हुआ था, ये आपका तीसरा वही है जो आपके कोर्स में नहीं है, बट आपके यहाँ पे मैंने समझाने के लिए लिया, बाई चांस अगर आ जाए तो इसलिए। जिरंड देखिए, जिरंड में क्या है, कुकिंग हमने एग्जांपल लिया, हमने यहाँ पे टू कुक लिया। ठीक, टू लग गया तो इन्फिनेटिव हो गया, आईएनजी लग गया तो आपका जिरंड हो गया। एग्जांपल के लिए, कुकिंग लैम्प प्रॉपरली इज अ स्किल,
कुकिंग लैंग मतलब जो आपका एक तरह की डिश होती है, मतलब जिसको मतलब नॉन वेज टाइप की डिश होती है, जिसको बनाना जो होता है अपने आप में एक कला है। ठीक, जो कुकिंग जो है यहाँ पर नाउन की तरह साउंड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा जिरन का। अब इन्फिनेटिव की बात करें, टू कुक, टू कुक में हीट द पैन टू कुक द प्रॉन्स। ठीक, प्रॉन्स मतलब आपका डिश होती है ये भी खाने की। ठीक, हीट द पैन, पैन मतलब तवा। ठीक, हीट द पैन, आप तवा को गर्म करिए। टू कुक द प्रॉन्स, आपको पकाने के लिए। इसमें तो टू कुक, जो टू कुक हो गया इस सेंटेंस में, वो हमारा इन्फिनेटिव की तरह काम कर रहा है। ठीक, एग्जांपल एक और लिखिए, फिन आर रिसिप टू कुक द प्रॉन्स। फिन्स आर रेसिपी, जो बेसिकली रेसिपी होती है, फाइन मतलब फाइन आ रेसिपी टू कुक द पॉन्स। ठीक, बेसिकली ये मतलब आपका ये पॉन्स है, इसको बनाने की रेसिपी होती है। तो आप इतना समझिए, कुक से पहले टू आ रहा है तो आपका ये आपका इन्फिनेटिव का एग्जांपल कह रहा है। ठीक, ये आपका पार्टिसिपल है जो आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस एक बार अगर पढ़ने का मन हो तो पढ़ लीजिएगा। प्रेजेंट और पास्ट टाइप का होता है, कुकिंग हो गया, कुकड हो गया। एग्जांपल में आपका कुकिंग अगर आ रहा है तो ऐड सम कुकिंग ऑयल, ये आपका जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहा है। और यहाँ पे कुक्ड अगर आ गया तो आपका पास्ट पार्टिसिपल की बात कर रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ठीक, एग्जांपल के तौर पे मैंने ये मिक्स्ड एग्जांपल ले लिया, आप समझिए। इट इज रिस्की टू क्लाइंब दीज हिल्स। ठीक, ये आपका एग्जांपल हो गया। वुड यू लाइक टू गो विद मी टू द पार्टी, द ट्रिप बीइंग कैंसल्ड, आई मेड सम अदर प्लान्स। ठीक, शी टिप्ड राउंड द हाउस सो एज नॉट टू वॉक एनीवन। ठीक, समझ में आ गया आपको? चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। आपका ये डिफरेंसेस है, ये जानना बहुत जरूरी है, फाइनाइट वर्ब के और नॉन फाइनाइट वर्ब के। ठीक, अंतर क्या है? ये आपकी वर्ब की तरह एक्ट करती है, ये डू नॉट एक्ट एज अ वर्ब, वर्ब की तरह एक्ट नहीं करती। एग्जांपल, दे गॉट होम वेरी लेट लास्ट नाइट। ठीक, गॉट यहाँ पर आपका वर्ब की तरह काउंट कर रही है। सेलिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट। ठीक, आप ये जो है सेलिंग क्या है, स्पोर्ट का नाम ले लिया, तो ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है। ठीक, दूसरा आपका डिफरेंस क्या है, एक्ट एज द मेन वर्ब ऑफ अ क्लॉज, ये आपका एक्ट एज नाउन